हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक आईपीओ एनालिसिस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमारा वीडियो हो सकता है लंबी हो, तो आप भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों आखिरी तक, क्योंकि कुछ छूट ना जाए। तो पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे हम लोग आज एक आईपीओ के बारे में। एक बड़ी आईपीओ आ रहा है मार्केट में, तो मंडे का दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है। चलो हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसका मैं सब कुछ यहाँ डिटेल ओपन कर लिया हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आईपीओ का टाइमलाइन मैं पहले बता देता हूँ। आईपीओ एप्लीकेशन स्टार्ट 9 तारीख को होगा मंडे से, यानी एप्लीकेशन एंड होगा 11 तारीख को वेनेसडे का दिन, ठीक है। अलॉटमेंट बिगिन होगा 12 तारीख, ठीक है। उसका रिफंड इनिशिएट होगा 13 तारीख को। अलॉटमेंट डेट 13 तारीख को होगा, और लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज बीएससी एनएससी में 16 तारीख को होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने टाइमलाइन बता दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा उसका आईपीओ कौन से उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। उसका पूरा कंपनी का प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। तो उसका कंपनी का प्रोफाइल है, उसका आईपीओ का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों बहुत लंबे समय बाद बजाज का एक आईपीओ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बजाज का बहुत लंबे समय बाद एक बजाज का आईपीओ आ रहा है। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके है, उसका आईपीओ आ रहा है, ठीक है। तो उसका आईपीओ का मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन डेट मैंने बता दिया है। तो उसका कंपनी का प्रोफाइल देख लेता हूँ क्या है, ठीक। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बताते इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 में कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक नॉन डिपॉजिट है इन इंडिया। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एंड डेवलपर फाइनेंसिंग। इट क्रिएट एवरी कस्टमर सेगमेंट में काम करते हैं, फ्रॉम द इंडिविजुअल होम बायर्स टू लार्ज स्केल डेवलपर। जैसे कि छोटे खरीदार, यानी कि छोटे लोग जो इंडिविजुअल होम खरीदते हैं या लार्ज स्केल डेवलपर होते हैं, बिल्डर, वहाँ तक ये काम करते हैं। आज 30 जून 2024 को कंपनी 3.23 लाख एक्टिव कस्टमर इसके पास है। एंड ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट अगर देखा जाए तो 12,003 करोड़ रुपए इसके पास। इट इज प्रेजेंट अक्रॉस 174 लोकेशन इन 20 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 174 लोकेशन, 20 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में ये इसका नेटवर्क है, और 215 ब्रांच टोटल ऑल ओवर इंडिया में इसका है। द कंपनी हैज़ कंसिस्टेंटली स्केल इट्स ऑपरेटिंग बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट टेकिंग in the term of AUM individual with 7 years of commencing mortgage operation, यानी कि कंपनी का लार्ज सेकेंड लार्ज देखिए। अगर HFC की बात किया था हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, इसका सेकेंड लार्जेस्ट बड़ी कंपनी इंडिया में माना जाता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का अंदर इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो अंडर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टूड 9771 करोड़ है, 97,071 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर फर्स्ट 2000 फाइनेंस ईयर 2025 था। और होम लोन की बात करें तो 57% ऑफ द टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 57% इसका है अब वो ओवर। उसका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब की बात किया तो अदर प्रोडक्ट में भी अब फॉर द रिमेनिंग AUM अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके बाद टिकट साइज देखा तो होम लोन वाज अराउंड 0.46 करोड़ है। उसके बाद एंड 0.59 करोड़ फॉर द लैब, यानी कि टिकट लोन साइज की बात किया जाए तो इसका 0.46 करोड़ है। अगर LAP की बात किया तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो इसका 0.59 करोड़ है इसका वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद द कंपनी ओरिजिनेटेड लोन फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल। तो कंपनी लोन कहाँ से लेते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैनल से। इट सोर्स डायरेक्ट लोन थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप with the developers, self-sourcing through the customer engagement and partners with the digital player. It's also source loan directly through the distribution network of the channel partner, aggregator, direct selling agent और थर्ड पार्टी एजेंट और कनेक्टर। यानी कि कंपनी की अगर बात देखा जाए तो किसके साथ इसका नेटवर्क बना हुआ है? चैनल के साथ, एग्रीगेटर के साथ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के साथ, थर्ड पार्टी एजेंट के साथ और एक कनेक्टर के साथ इसका नेटवर्क बना हुआ है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक। उसके बाद बजाज हाउसिंग फंड आल्सो ऑफर अ स्वीट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है सूट करता है उसके ऐसे प्रोडक्ट भी ये जैसे कि प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3 तरह के इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस,
एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल 2022 और 2024 इस CAGR इसका राइज हुआ, यानी कि CAGR इसका कितना हो गया 19.6, यानी कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो पॉजिटिव है, तो CAGR इसका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात किया जाए यहाँ पे तो 34% प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 तक प्रॉफिट में। एज ऑन 30 जून 2024 तो ग्रोस एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA उसको कहा जाता है, यानी ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो परफॉर्म नहीं होता लेकिन ग्रो हो जाता है, तो उस एसेट को क्या बोलते हैं, वो एसेट। और एक आता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी NNPA रेशियो हैज़ बीन 0.28% एंड 0.11% रेस्पेक्टिवली, यानी कि GNPA की बात किया जाता है। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.28% है इसके पास खुद का, और उसके बाद NNPA की बात किया जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात किया, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात किया जाए तो इसका 0.11% रेस्पेक्टिवली है। मीनवाइल अराउंड 70.5% होम लोन and asset under management AUM were from the customer with the civil score above 750 as of the June 2024, यानी कि देखा जाए यहाँ पे 75.5% होम लोन्स है एसेट अंडर मैनेजमेंट के तहत। कस्टमर का जो सिविल स्कोर है 750 से ऊपर ही है, यहाँ तक रिकॉर्ड 30 जून 2024 तक की बात किया जाए तो, ठीक है। उसके बाद मोर ओवर, यानी कि NBFC क्रेडिट एक्सपेक्टेड ग्रोथ CAGR 15% to 17% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 2027, ड्राइव बाय ग्रोथ इन द रिटेल सेगमेंट। हाउसिंग फाइनेंस अकाउंट फॉर द हाईएस्ट शेयर इन द NBFC रिटेल क्रेडिट विच कुड बी बेनिफिट द कंपनी, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे में साबित होने वाला है। एंड नाउ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज कमिंग आउट विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO लेके आ रही है। द टोटल IPO इशू साइज रहेगा 6560 करोड़। उसका कंप्राइजिंग फेस इशू एग्रीगेशन रहेगा 3560 करोड़, एज वेल एज एन ऑफर फॉर सेल, यानी ऑफर फॉर सेल रहेगा इसका एग्रीगेटिंग कितना 3000 करोड़। उसके बाद द मनी राइज फ्रॉम द फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज करेंगे कैपिटल बेस्ड ऑन द मिड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट, फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए इस शेयर विल बी लिस्टेड ऑन द NSE and BSE को में लिस्टेड होगा। एक कंपनी का टोटल प्रोफाइल के बारे में मैंने बात किया दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यानी कंपनी का IPO लॉट साइज कितने IPO इशू साइज कर रहे हो 6560 करोड़ इशू है इसका। उसका बाद फ्रेश इशू है इसका 3560 करोड़, उसका 3000 करोड़ है फ्यूचर के लिए एग्रीगेटिंग के लिए रख रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का थोड़ा की डिटेल्स बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कंपनी ने की डिटेल्स किया उसका IPO के बारे में, ठीक है। तो उसका देखिए कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, ठीक है। उसके बाद बजाज फाइनेंस सितंबर 11 IPO क्लोजिंग डेट, इसका IPO क्लोजिंग डेट रहेगा 11 तारीख को। क्रेडिट शेयर ऑन द डीमैट अकाउंट 13 तारीख को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसका फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये, ठीक है। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसका इशू साइज रहेगा 6560 करोड़, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस बैंड रहेगा 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर रहेगा, 66 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का इसका इशू साइज रहेगा, ठीक है। और इसकी बात की तो 9 सितंबर को और ये खुलेगा सितंबर को, 9 सितंबर मंडे को ये IPO ओपन होने वाला है। उसके बाद 12 सितंबर को ये IPO अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा बजाज। उसके बाद 16 सितंबर को लिस्टिंग डेट है इसका। उसके बाद टोटल एक लॉट में कितने 214 शेयर इसका होगा, ठीक है। एक लॉट साइज में यानी कि 214 शेयर्स इसका होंगे। और इसका प्राइस बन 66 रुपये से 70 रुपये तक है, तो इसका 214 शेयर एक लॉट में इसका होगा। और लिस्टिंग डेट NSE BSE में इसका उसके बाद 16 तारीख को किए जाएंगे, ठीक है। तो इसने आप सब देख लिए तो फाइनेंशियल रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर इसकी रेवेन्यू की बात किया जाए 2022 तो 3766 करोड़ रुपए है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 709 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट भी राइज हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट किया 2022 में। अगर 2023 की बात किया जाए तो इसका रेवेन्यू है 5664 करोड़ रुपए, यानी कि 2022 से कंपेयर किया जाए तो 2023 में काफ़ी ज़्यादा यानी कि अप्रोक्स 40% का इंक्रीमेंट हुआ है इसका रेवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा राइज हुआ है, यानी कि करीबन देखा जाए तो
500, हाँ 500 करोड़, 500 500 करोड़ से ज़्यादा ही करीब नेट प्रॉफिट यहाँ पर राइज हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल 2024 की बात किया जाए तो कहीं ज़्यादा रेवेन्यू इसका हो गया है, 7,617 करोड़ रुपए हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे सीधा 1731 करोड़ रुपए पहुँच, यानी कि 1,731 करोड़ रुपए का पहुँच चुके हैं। अगर 2025 की बात की जाए तो इसका एक्सपेक्टेड रेट रखा है, इसने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रखा है 2,208 करोड़, नेट प्रॉफिट रखा है 4,000। नेट प्रॉफिट की इसका बात किया जाए तो एक्सपेक्ट रखे हैं 482 करोड़ रुपए का रखा है फिलहाल। 2025 अभी तक का इसका 482 करोड़ रुपए का रखा गया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ये भी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं। इसमें स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्या रहेगा कैसा रहेगा, ठीक है। उसका देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है इसका, तो कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिलायबल रिटेल ब्रांड एज इट इज अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ द बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का एक जो ग्रुप है, बजाज फाइनेंस का ही होली सब्सिडियरी कंपनी है, विच इज अमोंग इंडियाज लार्जेस्ट NBFC बेस्ड ऑन अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात है। सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया में इसका बात किया जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस इन इंडियन टर्म्स अंडर एसेट मैनेजमेंट 2024 की बात करें। उसका पॉइंट नंबर तीसरे, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस विथ ओमनी चैनल सोर्सिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग 6 सेंट्रलाइज्ड हब्स फॉर रिटेल्स, अंडरराइटिंग 7 सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हब्स फॉर लोन प्रोसेसिंग एंड 17,800 करोड़ एक्टिव चैनल पार्टनर्स, यानी कि चैनल पार्टनर भी इसका 1,780 इसका एक्टिव चैनल पार्टनर्स है। लोएस्ट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA की बात करते हैं, लोएस्ट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बाद एक नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बाद NPR कंपेयर टू द April 2024 ड्यू टू वेल डिफाइंड क्रेडिट एवेल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, an access for diversified and cost-effective borrowing source, having the establishment relationship with 23 bank as of 30 June 2024। यानी कि अगर बैंकिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो इसका 23 बैंकों से इसका रिलेशनशिप है इसका लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसका बाद रिस्क एंड थ्रेट की बात करें तो स्ट्रेंथ की बात किया था, और उसके बाद थ्रेट की बात करें द वॉलेटिलिटी इज इंटरेस्ट रेट मे बी इफेक्ट इन नेट इंटरेस्ट इनकम। जो वॉलेटिलिटी है यानी कि ऊपर नीचे होता वॉलेटिलिटी है और नेट इंटरेस्ट इनकम में इसका इफेक्ट होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड द वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है। इट में फेस मिसमैच इन द मैच्योरिटी इट एसेट एंड लायबिलिटी लीडिंग द लिक्विडिटी एंड कंसर्न। ये कभी कभी मिसमैच भी मैच्योरिटी फेस कर लेता है एसेट एंड लायबिलिटी के दोनों में। एसेट लायबिलिटी तो मिसमैच मैच्योरिटी फेस करता है, लिक्विडिटी कंसर्न होता है इसका कभी कभी। इसका थ्रेट है सब्जेक्ट टू प्रेडिक्ट इनएक्सपेक्टेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नॉन कंप्लायंस में डाइवर्सिफाई इफेक्ट इट्स बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। द बिजनेस इज डिपेंड ऑन द अफेक्टेड बाय द रियल एस्टेट सेक्टर। द बिजनेस इज डिपेंड अपॉन द अफेक्टेड बाय द रियल एस्टेट, टोटली रियल एस्टेट सेक्टर में ही डिपेंड है इसका बिजनेस ज़्यादा करके, ठीक है। 88% ऑफ इट्स टोटल डिसबर्समेंट कंसंट्रेटेड इन 4 स्टेट एंड 1 UT, यानी कि ज़्यादातर इसका अगर बिजनेस देखा जाए तो 4 स्टेट में है, एक UT यानी कि यूनियन टेरिटरी में है। 30 जून 2024 तक की डेटा की बात की जाए। द कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डज नॉट वर्क एक्सक्लूसिवली ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग 43% ऑफ इट्स होम लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि 43% इसका अभी तक क्या है होम लोन अंडर एसेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 तक की तहत, ठीक है। उसके बाद थोड़ा IPO का और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफर ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल बाय द कंपनी विद द सेबी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO इज ओपनिंग डेट। In other words, the Bajaj Housing Finance IPO launch date will be the 9th September 2024. The Bajaj Housing Finance IPO closing date 11th September 2024. After this, investor will be updated about the allotment status on 12th September 2024. Investor who has been allotted
share expected to the credit and their demat account on 13 September 2024. The Bajaj Housing Finance IPO listing date is 16 September 2024. The listing date is the date on the which companies share listed on the BSE and NSE. ठीक है, देखिए अगर मैं बात ऑल ओवर की बात किया जाए तो रिस्क एंड थ्रेट के बारे में बता दें, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर बता दें। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी में काफ़ी बेहतरीन बता दिया इसका कंपनी के बारे में इसका फ़िलहाल। ठीक है, तो रिस्क भी थोड़ा बहुत है इसका, क्योंकि इसका जो अपॉर्चुनिटी मैंने ऑलरेडी बता दी कि स्ट्रेटेजिक प्लान इसका काफ़ी बेहतरीन है, इसका प्रॉफिट भी काफ़ी बेहतर राइज हो रहा है। ठीक है, और रिस्क की बात किया तो मैंने रिस्क बता दिया आपको, रिस्क और थ्रेट के बारे में, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है, वॉलेटिली इंटरेस्ट रेट ए इनकम नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका जो है फिक्स्ड पोर्टफोलियो में फिक्स्ड है इसका। उसका मिसमैच ऑफ मैच्योरिटी एसेट एंड लायबिलिटी में मिसमैच हो जाते हैं, लीडिंग टू द लिक्विडिटी कंसर्न होता है। लिक्विडिटी कंसर्न भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद पीरियडिक इंस्पेक्शन बाय नेशनल हाउसिंग फाइनेंस ऑन कंप्लायंस में भी डाइवर्सली इफेक्टेड इस बिजनेस इन फाइनेंस में भी इफेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू की बात किया जाए तो मैं बताया ऑलरेडी आपको। ठीक है, तो ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। रेवेन्यू देखा जाए तो 2022 से लेकर 2025 तक का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कहीं ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एकदम सालाना अप्रोक्सीमेटली 50% के तहत ये ग्रोथ करते जा रहे हैं कंपनी नेट प्रॉफिट में। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट इसका। उसके बाद इसका की हाईलाइट पॉइंट में मैंने आपको बता दिया और डेट के बारे में बता दिया कब अलॉटमेंट हो रहा है कब। ठीक है, तो और मैं एक बार बता दूँ 9 सितंबर को ओपनिंग होगा। ठीक है, 12 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, 16 सितंबर को लिस्टिंग होगा। ठीक है, और उसका टोटल प्राइस बैंड रहेगा 66 रुपये से लेकर 70 रुपये तक। एक लोट में 214 शेयर रहेंगे। NCBSE का लिस्टिंग डेट 16 तारीख को होगा। ठीक है, और इसका इशू साइज मैंने भी ऑलरेडी बता दिया 6560 करोड़ इसका इशू साइज है। 3560 करोड़ इसका ऑफरिंग सेल्स रहेगा, ऑफर फॉर सेल्स टोटली रहेगा, और 3000 करोड़ ये फ्यूचर बिजनेस के लिए रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो ये डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया मिनिमम क्वान्टिटी 214, यानी एक लोट में रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा 66 रुपये से लेकर 70 रुपये तक, और IPO साइज 6560 करोड़ रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप 13 लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप भी खुद देख लीजिएगा दोस्तों, इस IPO के बारे में खुद आप इन्फॉर्मेशन भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बताया, जो इन्फॉर्मेशन डेटा मुझे मिला उसके बारे में ही मैं आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आप भी खुद इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही इस ये मैं दूसरा लेके आऊँ। पहले मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताया, अभी ये मैं दूसरा बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, दूसरा IPO डिटेल्स के बारे में, ये भी सेम 9 तारीख को ही ओपन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टोलिन टायर्स लिमिटेड। ठीक है, इसका मिनिमम क्वांटिटी 66 होगा, प्राइस रेंज होगा 215 रुपये से 226 रुपये, IPO साइज रहेगा 230 करोड़ रुपये। ठीक है, इसकी तरह आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसका 9 तारीख को, 9 तारीख मंडे का दिन है। एप्लीकेशन एंड होगा 11 तारीख को। ठीक है, उसका अलॉटमेंट बिगेंस होगा 12 तारीख को अलॉटमेंट होगा इसका। उसके बाद रिफंड इनिशिएट होगा 13 तारीख को उससे। उसके बाद अलॉटमेंट सेम डेट में रखा है 13 तारीख को। उसके बाद अलॉटमेंट डेट यानी कि आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा 13 तारीख को, रिफंड भी होगा 13 तारीख को, अलॉटमेंट होगा 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज 16 तारीख को होगा यानी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बता लेंगे, कंपनी का प्रोफाइल है क्या। तो ये दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल देख लेंगे। अब टोलिंस टायर लिमिटेड, टोलिंस टायर इनकॉर्पोरेट 2003, यानी कि बहुत पुराना कंपनी है। 2003 में ये कंपनी क्या हुआ था, रजिस्टर हुआ था। तो सोचिए 2003 में अगर रजिस्टर हुआ तो कंपनी क्या नहीं कि 21 साल पुरानी कंपनी है, तो कंपनी ऑब्वियसली की कंपनी बहुत बेहतर होगी। ठीक है, टायर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, टोलिन टायर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर टायर फॉर लाइट कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड 2-3 व्हीलर व्हीकल्स यानी कि क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लाइट कमर्शियल टायर एग्रीकल्चरल होता है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर व्हीकल के लिए टायर मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर ट्रेड रबर एंड एंसिलरी प्रोडक्ट लाइक बॉन्डिंग
गम, वल्केनाइजिंग को प्रोडक्ट होगा ये सोल्यूशन, वल्केनाइजिंग सोल्यूशन, टायर, फ्लिप्स एंड ट्यूब्स, यानी कि और भी इसके टायर के अलावा और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है देखिए, जैसे कि थ्रेड रबर एंसिलरी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, बॉन्डिंग गम्स का मैन्युफैक्चरिंग, सोल्यूशन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, टायर फ्लिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और ट्यूब्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि काफ़ी प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करता है टायर के अलावा। ठीक है, लाइट कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया, लाइट कमर्शियल एग्रीकल्चर और 2 व्हीलर 3 व्हीलर टायर के अलावा ये थ्रेड रबर, एंसिलरी प्रोडक्ट लाइक बॉन्डिंग गम और उसके सोल्यूशन, टायर फ्लिप्स और ट्यूब्स भी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, उसका इट ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी इसका कितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 है, 3 दिया है। 2 ऑफ विच आर लोकेटेड इन केरला, 2 ऑलरेडी केरला में एक ही स्टेट में दिए, एंड 1 इन यूएई, दूसरा इसका दिया है यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, यानी कि दुबई के आसपास ही कहीं ये दिया रहेगा। इट्स ऑल्सो बिजनेस मॉडल इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विथ रॉ मटेरियल एंड डिजाइन प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड कास्टिंग एंड मशीन कैपेबिलिटीज, यानी कि देखा ये कितना इसका अगर देखा जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 ऑलरेडी केरला में है, एक यूएई में है। बिजनेस मॉडल की बात किया जाए तो इंटीग्रेटेड विद रॉ मटेरियल, डिजाइन करता है, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करता है, डिजाइन करता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग करता है, कास्टिंग करता है, मशीनिंग कैपेबिलिटीज ये एटसेट्रा प्रोडक्ट की और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है प्लांट में। As it is 31st March 2024, it has sales network of 8 depots and 3,737 dealers across the country, यानी कि इसका 8 से कहीं ज़्यादा नेटवर्क बना के रखा है। और उसके डीलर की बात की जाए तो 3,737 डीलर इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका है ऑलरेडी डीलर, तो डीलर भी काफ़ी बेहतरीन ज़्यादा है इसका। ठीक है, अगर देखा जाए तो 3,737 3,737 डीलर्स अक्रॉस द कंट्री है इसका। इट कैटर्स टू द 3 मार्केट सेगमेंट, इसके 3 मार्केट सेगमेंट है, देख लेते। एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सम ऑफ इट्स कस्टमर इंक्लूड Marangoni GRP Kerala Agro Machinery Corporation, Redland Motors and Tires Grip. It's also export internally to 40 countries in the Middle East, Asian region and Africa. और इसकी बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, कि डोमेस्टिक्स में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सम ऑफ द कस्टमर्स इंक्लूड, जैसे इसका कस्टमर का नाम भी दे दे मरंगोनी GRP, केरला आग्रो मशीनरी कॉरपोरेशन और रेडलैंड मोटर एंड टायर ग्रिप, ये इसके कस्टमर है। यहाँ पे मार्केट सेगमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का ये इसका कस्टमर है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट इंटरनली 40 कंट्रीज, यानी कि 40 से ज़्यादा कंट्री में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ये करता है। ठीक है, एशियन रीजन में इन एशियन रीजन एंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशियन एंड अफ्रीका, यानी कि मिडल ईस्ट में भी सप्लाई करते हैं, एशियन में भी सप्लाई करता है और अफ्रीका में भी सप्लाई करता है। ऑलमोस्ट 40 कंट्री इन 3 कंटिनेंट में। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2022 and financial 2024, it shows CAGR rise 26% and its revenue from the operations 2.45%, 245% it is profit. प्रॉफिट तो इसका दम अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है 250 तकरीबन इसका प्रॉफिट 250% प्रॉफिट इसका हुआ है 2022 का अंदर। ठीक है, उसका तो मैक ओवर की बात है यहाँ पे। मैक मोर ओवर द इंडियन टायर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड growth by 4 to 6% in the financial year 2025, mainly due to the improved replacement demand which could be benefit to the company। यानी कि 2022 में इसका प्रॉफिट अगर CAGR की बात किया जाए तो 26% इसका इंक्रीमेंट हुआ है, और रेवेन्यू की बात किया तो 245% इसका रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इसका। ठीक है, रेवेन्यू राइज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करें 4 से 6%, 4 to 6% फाइनेंशियल ईयर 2025, mainly due to the improved replacement demand which could be benefit to the company। ये इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत बेहतरीन किया है इसने। ठीक है,
उसकी बात किया जाए तो बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड उसके बाद आगे कहते एंड नाउ द टोलिंस टायर लिमिटेड इज कमिंग आउट विद इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक आईपीओ लेके आ चुका है ये अभी तक, ठीक है, तो आया है ये। द टोटल आईपीओ इशू साइज इज 230 करोड़, 230 करोड़ रुपये है। द कंप्राइजिंग फ्रेश इशू इज एग्रीगेटिंग 200 करोड़ है, इसका फ्रेश इशू 200 करोड़ है, एज वेल एज एन ऑफर फॉर सेल 30 करोड़, यानी कि 230 करोड़ में इसका एग्रीगेटिंग इशू 200 करोड़ रहेगा, इसका 30 करोड़ इसका ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी द कंपनी में राइज्ड फ्रॉम द फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज टू रिप्लेस बोरोइंग, investment and its subsidiary augment long-term working capital requirements, several general और corporate purpose its share will be listed in the NSE-BSE। ठीक है, यानी कि बात किया जाए तो अगर 230 करोड़ में क्या करेगा, इशू साइज का 230 करोड़ है, 200 करोड़ ये फ्यूचर एग्रीगेट बिजनेस के लिए लेंगे और 30 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के लिए लगा देंगे। ठीक है, द मनी राइज फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज फॉर 200 करोड़ रुपये कहाँ यूटिलाइज फॉर रीपे बोरोइंग लोन्स, बोरोइंग इन्वेस्ट, रीपे बोरोइंग, यानी कि जो भी उधार है उधारी को रीपे कर देगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे इट्स सब्सिडरी कंपनी में, जो ऑर्गन्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में, ये वर्किंग कैपिटल सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट इसका देख लेते हैं। की पॉइंट की बात किया जाए तो इसका टोलिन टायर स्टैब्लिशमेंट 2003 में हुआ है, इसका आईपीओ लिस्टिंग डेट रहेगा 11, टोलिन टायर्स लिमिटेड क्लोजिंग डेट 11 सितंबर 2024 को रहेगा, क्रेडिट शेयर ऑन द डीमैट 13 सितंबर 2024, टोलिन टायर्स लिमिटेड फेस वैल्यू रहेगा 5 रुपये पर फेस वैल्यू, टोलिन टायर्स लिमिटेड आईपीओ इशू साइज 230 करोड़ रुपये है, और उसके बाद आईपीओ प्राइस बैंड रहेगा 215 रुपये से 226 रुपये पर शेयर्स रहेगा इसका। कंपनी टाइप प्राइवेट लिमिटेड है, टोलिन टायर्स लिमिटेड 9 सितंबर को इसका रजिस्टर होने वाला है, 12 सितंबर को ये अलॉटमेंट होगा, 16 सितंबर को रजिस्टर होगा, उसका 60 शेयर्स एक लॉट में उसका 66 शेयर्स होंगे, NSE-BSE में ये 16 को लिस्टिंग होगा। इसका फाइनेंशियल स्नैपशॉट देख लेते हैं 2022 से लेकर 2024 तक। फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो पर्टिकुलरली 2022 की बात करें तो 113 करोड़ रुपये है, 2022 में इनकम इसका 123 करोड़ रुपये, 113 करोड़ रुपये, और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए यहाँ पे तो 0.63 करोड़ है इसका। अगर 2023 की बात किया जाए यहाँ पे तो 118 करोड़ रुपये इसका इनकम है, उसमें प्रॉफिट है इसका 4.99 करोड़ इसका प्रॉफिट है इसका। 2024 की बात किया जाए तो 227 करोड़ इसका इनकम है, उसका नेट प्रॉफिट की बात किया तो 26 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट, यानी कि कई सौ गुना ज़्यादा यहाँ पे इसका इनकम भी बढ़ गया यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट भी कई सौ गुना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ऑलरेडी इंक्रीज हुआ इसका। ठीक है, उसका देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है, रिस्क और थ्रेट क्या होगा वो भी तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे टोलिंस टायर में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज इंक्लूडिंग 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU। ठीक है, द टायर कैटेगरी एंड SKU टू थ्रेड द रबर, यानी कि टायर और रबर कैटेगरी में ये ज़्यादा काम करते हैं। डाइवर्सिफाइड इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट है ऑलरेडी 1030, एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ फोकस ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, वाटर इफिशिएंसी, स्किड रेजिस्टेंस एंड versatility as only 0.20% its total sales counted for product recall in financial year 2024। यानी कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोकस करता है फ्यूल एफिशिएंसी में और वाटर इफिशिएंट, स्किड रेसिस्टेंट, वर्सेटिलिटी एज वेल 0.20% इसका क्या टोटल सेल्स काउंटर इन द प्रोडक्ट रिकॉल 2024 में होगा। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद सेवरल वेल एस्टैब्लिश्ड इंडियन ग्लोबल कस्टमर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कस्टमाइज इट्स प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी इसका काफ़ी बेहतरीन बना के रखा, वेल एस्टैब्लिशमेंट इंडियन कंपनी और ग्लोबल कंपनी इसका कस्टमर है। ठीक है, उसका बैकवर्ड की बात किया जाता है, इंटीग्रेशन विद द रॉ मटेरियल डिजाइन, रॉ मटेरियल खुद बनाता है, डिजाइन भी करता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग करता है, मशीन कैपेबिलिटीज एंड मोल्ड प्रोडक्शन अलाउ इट्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड डिलीवरी टाइमलाइंस, प्राइसिंग एंड क्वालिटी। प्राइसिंग भी अच्छा है, बेहतरीन है, क्वालिटी भी बेहतर है इसका,
ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर, डिजाइन भी खुद करता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग खुद ही करता है, मशीनरी कैपेबिलिटीज खुद ही करता है, मोल प्रोडक्शन अलाउ खुद ही करता है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोसेस का कंट्रोल पूरा खुद ही करता है, डिलीवरी टाइमलाइन भी खुद ही तय कर लेता है, और प्राइसिंग और क्वालिटी में एक नंबर है इसका प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, अलाउ इन एक्सेस टू द सिटी ऑफ कोची इन केरला। यानी केरला में इसका 2 प्लांट है ऑलरेडी फैसिलिटी। उसका सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स इन केरला एंड यूएई। उसका बाद तीसरा जो इसका प्लांट है एक यूएई में ऑलरेडी लगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट। Dedicated to R&D research and development, within 10 employees has developed 163 new design and molds for the same on the financial year 2024। यानी कि डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। 10 एम्प्लॉय का डेवलपमेंट 163 न्यू डिज़ाइन इसने ऑलरेडी तय किया मोड में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये खुद ही रिसर्च एंड डेवलप करता है और न्यू मॉडल भी खुद ही डिजाइन करता है। उसका ट्रैकिंग के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड इसका फाइनेंशियल ग्रोथ विथ EBITDA मार्जिन इसका 5% है, 10% एंड 20%। फाइनेंशियल ईयर 22, 23 एंड 24 रेस्पेक्टिव। एबिटा भी इसका काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट 5, 10 से 20% तक के रेस्पेक्टिव इसका बढ़ चुका है। ठीक है। और इसके बाद रिस्क एंड थ्रेट की बात किया जाए तो इट ऑपरेट्स द टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज एक्सपीरियंस डिफिकल्ट ड्यू टू द लिमिटेड सप्लायर की रॉ मटेरियल सच एज नेचुरल रबर एंड द कार्बन ब्लैक। यानी कि इसके बात किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की केवल ज़्यादा कुछ नहीं, टायर, रबर और कार्बन ब्लैक में ही ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर कंसर्न इन कैलाडी केरला एंड रास अल खामिया यूएई इन एक्सपोजिंग द रीजन रिस्क एलिवेटेड जोग्राफिकल कंसंट्रेटेड। यानी कि जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यानी कि कलाड केरला में और रस अल खामिया यूएई में, तो ये थोड़ा रीजन वहाँ तो रिस्क रीजन में इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा के रखा है। द सिग्निफिकेंट portion of the revenue 71% financial year 2024 is generated through the dealers distributor, but it does not enter into the contractual agreement with them। मतलब 71% इसका प्रॉफिट तो अच्छा खासा रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 71% 2024 तक, बट लेकिन इसने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं रखा इसने। एक्सपोज टू द रिस्क एसोसिएट with it exports business such as a currency exchange rate fluctuation, economics और geopolitical stability। यानी कि वॉर की वजह से अगर देखा जाता है यहाँ पे बिजनेस में कभी कभार करेंसी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल्स में स्टेबिलिटी में इसका थोड़ा दिक्कत आ सकता है। एक्सपीरियंसिंग ए नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल ईयर 2024 ड्यू टू द वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो है और 2024 में वर्किंग कैपिटल इसका चेंज हुआ है। अगर फेस कंपटीशन कहते हैं फ्रॉम अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ब्रिगेड स्टोन, सीएट, जेके टायर्स, एमआरएफ, टीवीएस उसका मिसलिन और ब्रिगेड स्टोन्स, गुडईयर एंड मैक्सी। इसका कंपटीशन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी टायर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे टायर कंपनियाँ। ठीक है। हैज़ द इनकर्ड सिग्निफिकेंट इन डेप्थ एंड विद द टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 101 crore एंड 2024 अगस्त हैज़ इनकर्ड द सिग्निफिकेंट इन डेट टेंसनेस विद द टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग। यानी कि इसका कर्जा भी है ऑलरेडी देखा जाए तो 101 करोड़ रुपए का इसका कर्जा है ऑलरेडी 2023 और 2023 अगस्त 2024 तक की बात करें तो इसके बाद 101 करोड़ रुपए का कर्जा है। ठीक है। इसका नेगेटिव रहा दोस्तों, इसका नेगेटिव मैंने इम्पैक्ट और बता दिया आपको, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका मैंने बता दिया। ठीक है आपको। ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग थोड़ा और डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको प्राइस बैंड के बारे में। ठीक है। एलडी ने बताया आपको कि कंपनी का टोलिन स्टार लिमिटेड है, कंपनी टाइप प्राइवेट है, कंपनी स्टैब्लिशमेंट 2003 में है, टोलिन टायर्स लिमिटेड ओपनिंग डेट 9 सितंबर 2024 को ओपनिंग हो रहा है इसका। ठीक है। और उसका क्लोजिंग डेट 11 सितंबर को हो रहा है यहाँ पे इसका। ठीक है। ये 11 सितंबर को है। उसके बाद 12 सितंबर इसका 12 सितंबर इसका अलॉटमेंट होगा। ठीक है। उसका 13 सितंबर की बात किया यहाँ पे 13 सितंबर क्रेडिट टू द डीमेट अकाउंट में 13 सितंबर क्रेडिट होगा आपको उसका। ठीक है। 16 सितंबर को बात किया तो IPO लिस्टिंग डेट रहेगा स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। उसके बाद इसका फेस वैल्यू की बात किया तो फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। ठीक है। उसके बाद लॉट साइज की बात किया तो एक लॉट में इसका 66 शेयर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली लिमिटेड इशू साइज की बात की जाती है यहाँ पे 230 करोड़ रुपये कंपनी इशू कर रही है यहाँ पे। ठीक है।
उसके बाद इसका लिस्टिंग डेट रहेगा, IPO BSE NSE में लिस्टिंग हो, दोनों में हो जाएगा लिस्टिंग। उसका बाद प्राइस बैंड की बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइस बैंड 215 से पहले 266 रुपये तक की, 66 यानी 26 रुपये, 215 से लेकर 226 रुपये का इसका प्राइस बैंड तय किया है, ठीक है। मिनिमम लॉट 1 होगा, मैक्सिमम लॉट 13 होगा इसका दोस्तों, ठीक है। कंपनी का प्रोफाइल भी मैंने बता दिया, और इसका थोड़ा स्नैपशॉट देख लेते, रेवेन्यू के बारे में भी मैं बता देता हूँ। रुको, कहाँ गया इसका स्नैपशॉट, हाँ देखिए, ये स्नैपशॉट मैं बता दूँ ऑलरेडी, और कंफर्म करके बता दूँ, ये देखिए, और ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए। अगर इनकम की बात किया जाए तो 2022 में 113 करोड़ था, 2023 में 118 करोड़ हुआ, कुछ ज़्यादा, एक साल के अंदर 5 करोड़ का चेंजेस है। और 2024 की बात किया तो एकदम अप्रोक्सीमेटली इसका डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 0.63 करोड़ था 2022 में, उसका नेट प्रॉफिट कहीं ज़्यादा गुना बढ़ गया 2023 में। और 2024 की बात की जाए तो वहाँ चलो कहीं ना कहीं 400 गुना तक, यहाँ पे इसका 500 गुना तक इसका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है 2024 की बात किया जाए तो। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है इसका, इनकम भी बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्लाइंट भी अच्छे खासे हैं इसका, थोड़ा रिस्क भी है और थोड़ा स्ट्रेंथ भी कहीं ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क भी है। मैं आपको बता दिए कि रिस्क इसका सबसे ज़्यादा मेन रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, पॉइंट नंबर 6 की बात किया है मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 की बात किया तो यहाँ पे देखो, कंपटीटर अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ब्रिगेड स्टोन, सीएट जेके टायर्स, MRF, TVS, रिचा एंड ब्रिगेड स्टोन, गुड टायर, मैक्सी, ये ज़्यादा इसका कंपटीटर है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है, इसका ये है कि यहाँ पे देखो 101 करोड़ का इसका ऑलरेडी इन डेट है, इन डेट इसका ऑलरेडी 101 करोड़ का इसका बोरोइंग कर्जा लिया हो, 101 करोड़ इसका ऊपर कर्जा देने की बाकी है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात किया जाती है यहाँ पे एबिटा, देखा जाए तो 5%, 10%, 15% 2022, 23, 24 तक का इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट हुआ इसका, ठीक है। अगर वेल इस्टेब्लिश प्लान की बात किया जाए तो सिटी ऑफ कोची में भी 2 प्लांट लगा कर रखा है और एक UAE में भी 1 प्लांट लगाया है इसने, ठीक है। एक वहाँ से भी ग्लोबल मार्केट को सप्लाई, मिडल ईस्ट में सप्लाई करने के लिए UAE में उसने एक बेहतरीन प्लांट सेटअप करके रखा बैठा है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप भी खुद एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों, उसका बताइएगा हमें कैसे लगा ये IPO, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए। उसके बाद एक अगला IPO में देख लेते हैं दोस्तों, और एक IPO में बता देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको और एक IPO है वो मैं बताता हूँ आपको कैसा रहेगा, ठीक है। देखिए बोट एक्सहिबिशन ओ नहीं, मैं चेक करके बताता हूँ और कौन सा IPO अभी फ़िलहाल के लिए है। विजन इंफ्रा नहीं, इसकी बात नहीं करूँगा। हाँ ये देखिए, उसके बाद मैं ये लेके आया ऑनगोइंग, यानी कि IPO क्रॉस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी एक मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस लिमिटेड यानी कि मिनिमम क्वांटिटी 62 है, इसका प्राइस रेंज देखा जाए 228 रुपये जिससे लेकर 240 रुपये तक का है। इसका IPO साइज 500 करोड़ रुपये का है, ठीक है। इसका टाइमलाइन की बात कर लेते हैं इसका, ठीक है। टाइमलाइन में बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 9 तारीख को, एप्लीकेशन एंड होगा 11 सितंबर 2024, अलॉटमेंट बिगिन होगा 12 सितंबर 2024, रिफंड इनिशिएट होगा 13 सितंबर 2024, अलॉटमेंट डेट होगा 13 सितंबर 2024, लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज होगा 16 सितंबर 2024, ठीक है। सो कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट कभी होगा तो 1991, यानी कि कब, ये तो बहुत पुरानी कंपनी हो देखा जाए तो, क्योंकि 1991 में 1991 में ले इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्रॉस लिमिटेड इज एज अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेलर एज एक्सल एंड सस्पेंशन assembles in India. It offers safety critical parts and caters to medium and heavy commercial vehicle and equipment segment. एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी कि 1991 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, एक्सल सस्पेंशन असेंबली ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। मीडियम हैवी कमर्शियल किसके लिए करता है, जैसे कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए, मीडियम और हैवी व्हीकल कमर्शियल के लिए ये इक्विपमेंट सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग करता है यहाँ पे। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड एक्सल, शाफ्ट and companion flanks and anti-roll bars, stabilizer bar assemblies,
सस्पेंशन लिंकेज, डिफरेंशियल spider bevel gears, planet carriers, inter-axle kit, rear ends and spindle wheeler, and wide variety of tractor component for the hydraulic. Its arrangement and power takeoff, PTO, shaft and front axle spindle. यानी कि इसके प्रोडक्ट का नाम दिया, देखो यहाँ पे क्या नाम दिया है, एक्सल सेफ्ट, कॉम्पेन फ्लैंक, एंटी रोल बार, स्टेबलाइजर बार असेंबलीज, सस्पेंशन लिंकेज, differential spider, bevel gear, plant carrier, enter axle kits, rear end, spindle, powell wheel, and wide variety of tractor component, hydraulic, lift and arrangement. उसका बाद पावर टेक ऑफ, यानी कि कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इट्स हैज सेवर, इट्स हैज सर्व्ड ओवर 200 कस्टमर इन द लास्ट 3 फिजिकल ईयर, यानी 200 से ज़्यादा कस्टमर को सर्व किया है लास्ट फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद। सम ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म कस्टमर इंक्लूड अशोक लेलैंड, टाटा इंटरनेशनल, DLT एंड लेक्सस फॉलोन AB, यानी कि इसका बड़े कस्टमर की बात की जाए तो अशोक लेलैंड हो गया, टाटा इंटरनेशनल, DLT हो गया, और लेक्सस फॉलोन AB हो गया। ये 3 इसकी बड़ी कस्टमर है यहाँ पे इसकी फिलहाल, ठीक है। इट्स ऑपरेट्स 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जमशेदपुर, इसका कितना 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जमशेदपुर झारखंड, हैज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। इट्स बिजनेस ऑल्सो बैकवर्डेड इन एग्रीगेट विद द डिजाइन, processing engineer, forging, casting and machine capabilities. This also allows aggregator control over process, timeline, pricing and quality. बात किया जाए तो इसका कितना है ऑपरेटिव 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जमशेदपुर झारखंड में, एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ है, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब एंड महाराष्ट्र में इसका ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देकर रखा है। और इसकी डिज़ाइन भी खुद ही करता है, इंजीनियरिंग प्रोसेस खुद ही करता है, फोरकास्टिंग खुद ही, फोर्गिंग खुद ही करता है, कास्टिंग एंड मशीन कैपेबिलिटी खुद ही करता है। इस अलाउ द ग्रेट कंट्रोल ओवर प्रोसेस कंट्रोल भी खुद ही करता है, टाइमलाइन भी खुद ही करता है, प्राइस एंड क्वालिटी का भी बेहतरीन ख्याल रखा है यहाँ पे। उसके बाद बिटवीन फाइनेंशियल 2022 एंड 2024 द कंपनी सो 27% CAGR राइज एंड इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू कितना ऑपरेशंस एंड 54.5% its profit. Moreover, domestic commercial vehicle sales are projected to rise at CAGR of 3 to 5%. Medium segment MH, VCV and medium, which could be benefit for the company. And now क्रॉस लिमिटेड इज कमिंग आउट विद द इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी ये क्या किया है, IPO लेके आया है, ठीक है। इसका इशू साइज है 500 करोड़, कंप्राइजिंग फ्रेश इशू एग्रीगेट से 250 करोड़ रहेगा, ऑफर फॉर सेल एग्रीगेटिंग रहेगा 250, यानी 50-50 में इसने बांट दे, 250 करोड़ बिजनेस के लिए रखा, 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखेगा ये, ठीक है। द मनी राइज फ्रॉम द फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, रीपे बोरोइंग यानी कि लोन के लिए, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इट्स शेयर विल बी लिस्टेड ऑन NSE और BSE में लिस्टिंग होगा इसका। इसके की पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड, स्टैब्लिश इन 1991, कंपनी टाइप है प्राइवेट, ठीक है, क्रॉस लिमिटेड। उसके बाद IPO ओपनिंग डेट रहेगा 19 सितंबर, क्लोजिंग डेट 11 सितंबर 2024, IPO अलॉटमेंट रहेगा 12 सितंबर 2024, क्रेडिट ऑन द डीमैट अकाउंट 13 सितंबर 2024, उसका लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज 16 सितंबर 2024, उसका फेस वैल्यू इसका रहेगा 5 पर शेयर्स, और क्रॉस लिमिटेड लॉट साइज रहेगा 60 पर शेयर्स, उसका NSE BSE में लिस्टिंग होगा। इसका IPO इशू साइज है 500 करोड़ और प्राइस बैंड रहेगा इसका 228 रुपये से लेकर 240 रुपये तक का रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपनी का थोड़ा स्नैपशॉट भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का स्नैपशॉट दिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। कंपनी के स्नैपशॉट की बात करते हैं, रेवेन्यू 2022 में 297 करोड़ है, 2023 में 488 करोड़ पहुंच गया, 2024 में सीधा 620 करोड़ तक का पहुंच गया। अगर नेट प्रॉफिट की बात किया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 12.1 करोड़ दिया 2022 में, 2023 में 30 करोड़ पहुंच गया और 2024 में सीधा 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया दोस्तों। इसका नेट प्रॉफिट की बात की जाए, ठीक है। तो काफ़ी बढ़त हुई है इसका स्नैपशॉट
नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है इसका, और रेवेन्यू भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इसने। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, और रिस्क और थ्रेट की भी बात कर ले, स्ट्रेंथ रिस्क और स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। इसका क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसका क्या स्ट्रेंथ है कंपनी का। तो चलो, तो इट हैज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद large OEMs such as Ashok Leyland Limited, with whom has been associated with more than 18 years। 18 साल से इसका अशोक लेलैंड से इसका रिलेशनशिप है, यानी काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है, तो इसका कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो वाइडली रिकग्नाइज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ट्रेलर एक्सेल एंड सस्पेंशन असेंबली इन इंडिया with manufacturing capability 60,000 trailer axle and suspension as per assemblies per annum of 30 June 2012। यानी कि एक साल के अंदर ट्रेलर एक्सेल का सस्पेंशन कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ये 60,000 तक इसने मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। इसका कितना कैपेबिलिटी है, इसका स्ट्रेंथ है। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाती है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, डाइवर्सिफाइड। क्या है? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट विद द focus on continuous value condition as its manufactured new products such as a trailer axle, suspension, machine suspension, input and output, ठीक है। उसका शिफ्ट प्लानेट, कैरियर्स, एंटी रोल बार, स्प्लाइन, जर्नल एंड यूनिवर्सल क्रॉस फॉर एक्सपोर्ट इन द लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, integrated manufacturing operation acquired with the computer aided design and manufacturing package as well as software package, 3D models and simulation software। उसके बाद नंबर 5 की बात है, ट्रैक रिकॉर्ड विद एबिटा मार्जिन 9%, 11% एंड 30% 2022, 2023 एंड 2025 4 and 5। और रिस्क की बात की जाए तो इसका लूजिंग मेजर कस्टमर might adversely affected in the business। 66% of its revenue from operation come from the top 5 customer in financial year 2024। They depend upon the MNHCV and farm equipment industry, which is exposed to risks such as government policies, change in the consumer demand, fuel rise, vehicle electricians, economic condition, demographic trends, employment, income levels, interest rate। All of manufacturing facility located in Jamshedpur, Jharkhand, which exposes the risk related to the geographic concentration। Number 4, as of financial year 2024, each source of 40% of raw material from 3 suppliers does not have a long-term relationship contract with them, subject to various law and regulation including environmental, health and safety laws and regulation suspension। तो दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दिए हैं दोस्तों, आप भी खुद भी एनालिसिस के लिए जाओ। उसके बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।